सूरज आसमान में तमतमाया खड़ा था। जमीन पर पैर रखना भी जैसे आग पर चलने जैसा हो गया था। हवा नहीं थी, बस एक खामोशी जो गरीबों के घरों में पसीने की बू से भरी हुई थी। गांव के उत्तर छोर पर एक पुरानी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, टूटे छप्पर के नीचे बैठा एक आदमी अपने बेटे की पीठ पर हाथ फेर रहा था। वह आदमी था हरिनाथ, गांव का सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती, लेकिन सबसे गरीब इंसान। ये सूरज हर रोज जैसे मेरी ईमानदारी को और भून देता है, लेकिन क्या करूं? माँ के संस्कार यही थे, जो भी मिले मेहनत से मिले, सच्चाई से मिले। तभी पानी का बोतल लेकर उसकी पत्नी आती है। थोड़ा पानी पी लो, आपका चेहरा तो लाल पड़ गया है। इतनी गर्मी में भी काम कर रहे हो। खेतों में केतरी तो बो दिया है लीना, पर पानी नहीं मिलेगा तो वह मुरझा जाएगा। आसपास की सभी नहरें, कुएं, तालाब सूख गए हैं। अब खेतों में पानी कहां से दूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्यों नहीं बगल के खेत में कुआं खोद लेते हो? अभी तो अप्रैल का महीना ही चल रहा है। मई जून में तो गांव के बचे खुचे नहरें भी सूख जाएंगे। तब क्या करोगे? उससे पहले ही कुआं की खुदाई कर लो। तुम सही कह रही हो लीना, मैं कल से ही कुआं की खुदाई में लग जाता हूं। गांव में सबसे बड़ा दूध का ठेका मैंने ले लिया, और वो भी मिलावट वाले पाउडर से दूध बनाकर कोई पकड़ नहीं सकता मुझे। पैसे कमाने का असली तरीका यही है, दिमाग और चालाकी का असली तरीका। पर भाई, तेरा बड़ा भाई तो आज भी खेतों में खट रहा है। क्या कभी उसे अपनी तरह नहीं बनाया तूने? वो बड़े भैया है, रामजस्सा सीधा कहता है, हराम का पैसा घर नहीं टिकता, पर देख मेरा घर तो महल बन गया। आपने कभी अपने भाई से मदद क्यों नहीं मांगी? इतना पैसा है उसके पास। मदद वो नहीं होती जो रिश्तों की लाज उतार दे। और वैसे भी मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहता हूं कि पसीने की कमाई में जो मिठास है, वो झूठ के पैसे में नहीं। बाहर तापमान अब भी कम नहीं हुआ, लेकिन हरिनाथ के माथे का पसीना जैसे उसकी सच्चाई का गहना बन चुका है। वह अपनी खेतों की तरफ अपनी फसल को देखने जा रहा था। तभी उसका छोटा भाई अरुण उसे रास्ता में मिलता है। भैया, अब तो मान जा, ये जमाना ईमानदारी का नहीं रहा। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे की बारिश है, और तू फटे कपड़े, सूखी थाली, तपती दोपहरी। तेरे पास सब कुछ है अरुण, बस एक चीज नहीं है, चैन। तू अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है कि झूठ बोलो, मिलावट करो और अमीर बनो? देख लेना, पैसा मिट्टी जैसा है, जब तक ऊपर है तब तक सिर ऊंचा, जब गिरा तो कीचड़ बना देगा। जो चोट के साथ मिट्टी उड़ती है और उसके माथे पर पसीने की धार तेज होती जा रही है। वह मन ही मन बोलता है, अगर इस साल भी बारिश कम हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। कुआं खुदाऊंगा चाहे जान चली जाए, पर बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। दोपहर का समय, पास ही से एक चरवाहा गुजरता है जो हरिनाथ की हालत देखता है। भैया हरिनाथ, ये क्या कर रहे हो? सूरज सिर पर है और आप अकेले खुदाई कर रहे हो। कम से कम कुछ खा पी लो। समय नहीं है भाई, हर मिनट कीमती है। अगर ये कुआं अगले महीने तक न बना तो खेत मर जाएगा, और साथ में हम भी। चरवाहा सिर हिलाकर चला जाता है। कुछ देर बाद हरिनाथ की चाल लड़खड़ाने लगती है। कुछ घंटे बाद हरिनाथ धूप में बेहोश हो चुका है। उसका शरीर तप रहा है, होंठ सूख गई है, भावड़ा पास पड़ा है। लीना खेत के पास आती है। साथ में पानी का वादा किया था, मोनू को पढ़ाना है ना, उठिए ना। हरिनाथ की सांसें बहुत धीमी हो गई है। वह एक बार आँख खोलता है। लीना, कुआं बनाना है, मोनू भूखा ना रहे। कुछ नहीं चाहिए हमें, बस आप चाहिए। घर चलिए, मैं सब संभाल लूंगी। हरिनाथ की आंखें बंद हो जाती है, उसकी सांसें थम जाती है। लीना की चीख आसमान में गूंज जाती है। हरिनाथ की चिता की राख
अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और लीना की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थी। वो एक कोने में बैठी थी। गहरा सन्नाटा उसके चारों ओर पस रहा था। उस घर में अब वो आवाजें नहीं गूंजती थीं, जो हरिनाथ के होने का एहसास कराती थी। बेटे की छोटी छोटी बातें अब लीना के दिल को चलनी कर देती थीं। मैं हार नहीं मानूंगी हरिनाथ जी। आपकी मौत उस कुएं की खुदाई करने की वजह से हुई है। मैं इसे पूरा करके रहूंगी। अगली सुबह लीना ने कुदाल उठाया और कुएं की तरफ चल दी और फिर अधूरा कुएं को खोदना चालू कर दी। कई दिनों के बाद उनकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार उसे कुएं से पानी आ गई। ये देखकर गांव वाले दंग रह गए। अगर मैं पानी का व्यापार करने लगूं तो मेरी अच्छी कमाई यदि होने लगेगी। पर आप पानी के व्यापार कैसे करोगे जी? पानी तो कहीं पर भी नहीं है। दूर दूर तक कुएं तालाब सूख पड़े हैं। भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मुझे यह बात करते हुए खुद ही खराब लग रहा है। वे कुआं वाली जो खेत है, वह खेत बाबूजी ने मेरे नाम पर करके गए थे। शायद भैया ने आपको नहीं बताया होगा। अरुण जी, अगर वह जमीन आपकी थी तो बंटवारे में आपने वह जमीन क्यों नहीं लिया? और भैया ने तो इस जमीन के बारे में मुझे कुछ बताया भी नहीं। मुझे भरोसा नहीं है कि वह जमीन आपका है। देखिए लीना भाभी, भैया की गरीबी की स्थिति को देखकर मैंने वह जमीन भैया को रखने को दिया था, पर अब वह जमीन मुझे लेना पड़ेगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं कागज अपने साथ लेकर आया हूं, देख लीजिए। मैं तो इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मैं यह कागज आज रख लेती हूँ और कल सुबह ही मैं मुखिया जी के पास जाऊंगी और इस कागज को दिखाऊंगी। ठीक है लीना भाभी, जैसे आपकी इच्छा। ऐसा कहकर अरुण वहां से चला जाता है और अगली सुबह होते ही लीना कागज को लेकर मुखिया जी के पास जाती है। पर वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मुखिया जी भी अरुण से पैसा लिए हुए थे। मुखिया जी, यह कागज देखकर बताइए कि इस कागज पर क्या लिखा है। लीना, इस कागज पर यह लिखा है कि जिस खेत में तुमने कुएं की खुदाई की है, वह खेत अरुण का है। फिर लीना बड़ी उदास मन से वह कागज लेकर घर आ जाती है और आंखों में आंसू भरे अपनी मेहनत वाले कुएं अरुण के हवाले कर देती है। अरुण कहता, दिमाग वाला नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं बेईमान वाला। ज्यादा अपने आप को होशियार मत समझो। आज जो तुमने यह चमचमाती साड़ी पहन रखी हो ना, और होठों में लाली लगा रखी हो, वह सब इसी पैसे की वजह से है। फिर अरुण अपने नौकरों से कहकर गांव में यह बात फैला देता है कि सुनो गांव वालों, आप लोग की पानी की समस्या अरुण भैया ने खत्म कर दी है। अब पानी जिनको भी चाहिए वह अरुण भैया के उनद ले जा सकते हैं। पैसे दे जाओ और पानी ले जाओ। कुआं उसका है और अब जो चाहे पैसे देकर पानी ले। अरे ये तो वही कुआं है ना जो लीना ने खोदी थी। हाँ भाई, उसी का है। उस बेचारी ने तो महीने भर तक अकेले खटखट करके गड्ढा खोदा था। जब उसका पति मरा था तब लीना ने हिम्मत नहीं हारी, खुद मिट्टी ढोई, खुद पत्थर हटाए और तब जाकर पानी निकला। अब ये अरुण कैसे मालिक बन गया? जब ये बात लीना के कानों तक पहुंची, तो लीना को यह सोचकर तकलीफ हो रही थी कि उसने जिस कुएं को खून पसीने से सींचा था, अब कोई और उसे दौलत कमाने का जरिया बना रहा। पानी ले जाओ भाई, 10 रुपए में 30 लीटर पानी ले जाओ। पैसे दो, पानी लो वरना प्यासे रहो। गांव वालों के पास कोई चारा नहीं था। खेत सूख रहे थे, मवेशी प्यासी निगाहों से देख रहे थे और लोगों की मजबूरी अरुण की जेब भर रही थी। इसी बीच एक दिन गांव में एक बूढ़े थके हुए साधु बाबा आए। उनके गले में माला, कमर में झोला और पांव में फटे हुए चप्पलें थी। माथे पर भस्म और आंखों में तेज था। थोड़ा बस पानी दे दो, भगवान भला करेगा। बाबा, भगवान भला तभी करेगा जब उसके पास पैसे होंगे। यहाँ पानी मुफ्त नहीं मिलता। 10 रुपये दो, पानी लो। मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, बस एक लोटा पानी चाहिए। तो जा बाबा, बिना पैसे के पान यहाँ दया धर्म नहीं चलता। बाबा का चेहरा उतर गया।
वो चुपचाप वहां से चले गए। फिर वो अगले घर पहुंचे। बहन, एक लोटा पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है। माफ करना बाबा, अब तो हम खुद खरीद कर पीते हैं। तुम्हें कैसे दे बाबा? आगे बढ़े। तीसरे घर गए। वहां भी वही जवाब मिला। पैसे दो, पानी लो, थके हुए पाँव और टूटी हुए उम्मीदों के साथ। बाबा अब गांव के सबसे गरीब घर की ओर बढ़े। वो था लीना का घर। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन दिल सोने जैसा था। लीना अपनी झोपड़ी में सूखी रोटी सेक रही थी। बाबा उसके पास पहुंचे। बेटी, एक लोटा पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यासा हूँ। लीना ने बिना एक शब्द बोले अपनी टूटी बाल्टी उठाई और घर के कोने में रखे घड़े से आखिरी पानी लाकर बाबा के सामने रख दी। बाबा ये लीजिए, हमारे पास बहुत नहीं है, लेकिन जो है वो आपका है। बाबा ने कांपते हाथों से पानी लिया, पिया और आंखें बंद करके आकाश की ओर देखा। बाबा थोड़ी देर आंखें बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं। फिर अपना झोला खोलते हैं। झोला से एक छोटा मिट्टी का मटका बाहर निकालते हैं, जो लाल कपड़े से ढका होता है। बेटी लीना, तूने सच्चे दिल से एक प्यासे को जल पिलाया है। ये मटका मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप देता हूँ। नहीं बाबा, मुझे ये मटका नहीं चाहिए। मैं ये मटका रखकर क्या करूंगी? घर में कुछ सामान नहीं है, तो यह खाली पड़ा रहेगा। बेटी, यह मटका सबको नहीं मिलता। जो ईमानदार और दूसरों की भलाई करता है, उसे ही मिलता है। ये साधारण मटका नहीं है। ये मटका मेरी साधना का फल है। इससे जो भी मांगोगी सच्चे दिल से, वो मिलेगा। पानी, दूध, अन्न, घी, जो भी। पर ध्यान रखना, जब मांगना पूरा हो जाए तो इस लाल कपड़े से मटके को ढक देना, तभी यह रुक जाएगा। वरना ये मटका कभी नहीं रुकेगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लीना ने मटके को अपने पास रख ली और इतना कहकर बाबा मीना के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं और धीरे धीरे ओझल हो जाते हैं। अगली सुबह लीना घबराते हुए मटके को देखती है, फिर हिम्मत करके कहती है। मटका मटका, एक लोटा पानी दे दो। अचानक मटके के अंदर से छप छप की आवाज जाती है और मटका पानी से भर जाता है। लीना की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती है। अब धक देती हूँ, बाबा ने यही कहा था। वो लाल कपड़ा मटके पर रख देती है। मटका शांत हो जाता है। अब रोज लीना जरूरत के अनुसार कुछ मांगती, दूध, आटा, दाल और मटका। हर बार उसे वही देता। गांव वाले अब धीरे धीरे जानने लगते हैं कि लीना के घर कुछ चमत्कार हो रहा है। पर लीना इसे छिपाकर रखती है, किसी को बताती नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा था इसका उपयोग जरूरत के लिए करना, दिखावे के लिए नहीं। कुछ महीने बाद अब लीना का घर पहले जैसा नहीं रहा। टूटे फूटे आंगन की जगह अब पक्की ईंटों की फर्श है। जहां पहले एक खाली कोना था, अब वही एक बड़ा सा राशन की दुकान सजा है। आटा, चावल, तेल, मसाले, दाल, साबुन, सब कुछ। गांव वाले अब लाइन लगाकर आते हैं। लीना बहन, जो सामान तुम देती हो वो तो सेठ की दुकान से भी सस्ता और बढ़िया होता है। यह सब भगवान की कृपा है राखी बहन। लीना बहन, तुम्हारे पति बहुत ही ईमानदार इंसान थे और तुम्हारे देवर अरुण उतना ही बेईमान। इसलिए देखो, अरुण का व्यापार ठप हो गया है। बेईमानी का फल जरूर मिलता है और ईमानदारी का फल में देर है, पर अंधेर नहीं। यह सब औरतों की बातें खड़ा होकर अरुण सुन रहा था और फिर उसे लीना से जलन पैदा हो गया। वह सोचने लगा कि आजकल लीना भाभी के बहुत हो रहे हैं और मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। उसी रात अरुण ने लीना की दुकान में आग लगा देता है और घर में चुपचाप जाकर सो जाता है। सुबह होते ही गांव में पूरा हाहाकार मच जाता है कि लीना की दुकान में आग लग गई है और सब कुछ जलकर भस्म हो गया है। जब लीना को इस बात की खबर मिली तो लीना बहुत ही उदास हो गई। तभी उस मटके के पास बैठ कर गई और आंखों से आंसू बहने लगे। लीना की आंखों में आंसू देख
मटके को बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी उस मटके से आवाज आता है। यह सुनते ही मीना को एक उम्मीद की किरण नजर आई और फिर से वह अपनी राशन की व्यापार को चालू की। लीना की तुरंत दुकान खोलने की बात अरुण को अंदर से झकझोर कर रख दिया। उसने मन ही मन सोचने लगा, आखिर में यह लीना भाभी ऐसा क्या करती है कि यह तुरंत ही अपना राशन का व्यापार चालू कर ली। अब तो और भी गांव वाले मुझे ताना देंगे। मुझे इसका पता लगाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरुण गुस्से में लीना की जासूसी करने का फैसला करता है। रात के समय अरुण अपने गंचे से मुंह ढककर लीना के घर की खिड़की से झांकता है। अंदर लीना गड्ढे के सामने बैठी है। मटका मटका, 2 बोरी चावल दे दो। मटके से बोरी भर चावल निकलता है। अरुण की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मैं भी कितना मूर्ख था। मुझे जड़ तक पहुंचना था और मैं सिर्फ ऊपर ही देखकर दुकान को जला डाला। जड़ तो यह मटका है, तो राज इस मटके में है। जो मांगो वो देता है। अब यह मटका हमारा होगा। अरुण खिड़की से आता है और लीना के आंगन में चुपके से मटका चुरा लेता है। अब देखो असली बादशाह कौन बनता है। अरुण मटका लेकर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी बेटे को जगाता है। जल्दी उठो, अब हमें इस गांव से जाना है। हमारे पास बिना मेहनत किए अब सब कुछ होगा। ये देखो मटका। अरे ये मटका लेकर क्या करोगे? अचार लगाओगे क्या? अरे पगली, पहले चलो हमारे साथ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। अरे इतनी रात में कहाँ लेकर जा रहे हो? पहले मुझे बता भी तो दो कि बात क्या है। तुम बोलती ही बहुत ज्यादा हो। थोड़ी देर सब्र करो, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। कुछ दूर चलते ही वह लोग तालाब के पास पहुंच जाते हैं। अरुण, पत्नी और बेटा नाव में बैठते हैं। मटका उनके पास रखा है। नाव धीरे धीरे बह रही है और दूसरी तरफ एक नया गांव दिखाई दे रहा है। अरुण बैठे बैठे सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। क्या जी, इस मटके से सच में सब कुछ मिलेगा? हाँ, देखो अभी मटका 5 बोरी चावल दे दो। मटका से चावल निकलने लगता है। पापा पापा आइसक्रीम मांग कर देखो। नाव मटका से आइसक्रीम निकलने लगता है। अब चावल और आइसक्रीम से नाव भरने लगता है। तभी पत्नी बोलती है, अरे अब तो नाव भारी हो रही है। नाव डगमगाने लगती है। पत्नी डरने लगती है। अरुण, बंद करो, इसे बहुत हो गया। पानी अंदर आ रहा है और आइसक्रीम भी पिघल रहा है। रुक जा, मटका बस कर बंद हो जा। मटका नहीं रुकता क्योंकि उसे लाल कपड़े से ढका नहीं गया। अब चावल, आइसक्रीम सब कुछ गिरते जा रहे हैं और नाव डूबने लगी है। अरुण और उसका परिवार पानी में डूबते दिखने लगे। अरुण के लालच की वजह से उसे और उसके परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी।